नेक्स्ट देखते हैं, ये सीनियरिटी का जो अब मैंने बात करी थी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सेक्शन के लिए, तो ये आर्गेनल इंजीनियर्स रूल्स हैं 2016 के, उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये ऊपर से पढ़ना चालू करते हैं अपन। ये था सीनियरिटी इंटर से ऑफ पर्सनस अपॉइंटेड एज ए एन ई एंड एम जूनियर इंजीनियर जी एन ई एंड एम, ठीक है। इनका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के इन द सेम ईयर, मतलब कि जो भी सेम ईयर में आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के आ रहे हैं थ्रू द सेम रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज शैल बी प्रिपेयर्ड बाय इंटरलेसिंग फाइनल मेरिट ऑफ पर्सनस अपॉइंटेड इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन्स एज ए एन एंड जे एन इन द केस मे बी एक्सेप्ट दोज हु डोंट ज्वाइन सर्विस व्हेन ए पोस्ट इज ऑफर्ड टू देम। तो उनके जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनके हिसाब से आपकी मेरिट निकाली जाती है, मतलब उनकी जो ऑर्डर मार्क्स के ऑर्डर में। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल merit list of persons appointed by direct recruitment in the electrical as well as mechanical in the same year through the same recruitment exercise, sorry, उनकी पहले तो सेपरेट आपकी हर डिसिप्लिन की ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को अरेंज किया जाता है। फिर दोनों, मतलब इलेक्ट्रिकल की एक मेरिट बन गई, एक ये इलेक्ट्रिकल की मेरिट बना दी ऑर्डर में, मतलब जो भी आपके मार्क्स रहेंगे एग्ज़ाम के बेसिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम लगा है। फिर मैकेनिकल की एक लिस्ट, अब इनको मिक्स करना है। तो मिक्स करने का फॉर्मूला क्या है, मिक्स कर इंटरलेसिंग जिसको बोल रहे हैं, कि द पर्सन हु इज़ एट नंबर 1 इन लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, उसको कंपेयर किया जाएगा नंबर 1 ऑफ अपॉइंटेड इन द सेम ईयर इन द लिस्ट ऑफ मैकेनिकल डिसिप्लिन। जैसे JEN है तो JEN से कंपेयर किया जाएगा, AEN है तो AEN से कंपेयर किया जाएगा। नेम ऑफ बोथ दीज पर्सन shall be arranged on the basis of their date of birth। तो जो भी, जैसे इलेक्ट्रिकल के फर्स्ट और टॉपर ने स्कोर किया 140, मैकेनिकल के फर्स्ट टॉपर ने स्कोर किया 150 मान लो, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो फर्स्ट टॉपर है, इनमें जो भी जिसकी भी मतलब जो भी एज में बड़ा होगा वो फर्स्ट रैंक पे रखा जाएगा मार्क्स का, फिर उसमें कोई लेना देना नहीं रह जाता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट टॉपर को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड टॉपर में भी यही कंपैरिजन रहेगा, जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 94, ठीक है, 11/10/94, और इसकी है मैकेनिकल वाले की है अगर 9 सितंबर 9/9/93, तो ऑब्वियसली 93 वाला बड़ा होगा, तो मैकेनिकल वाले को फर्स्ट आपकी रैंक दे देंगे। इस हिसाब से सेकंड को सेकंड टॉपर से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। और अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ, दैट इज द एल्डर कैंडिडेट शेल बी प्लेस्ड हायर इन द इंटर से सीनियरिटी लिस्ट इन केस बोथ कैंडिडेट्स आर बोर्न ऑन द सेम डेट। ऐसा हो सकता है कि सेम मतलब टॉपर्स हों और मार्क्स का, तो फिर क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट नेम उससे कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सीनियरिटी का है। तो सीनियरिटी का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है अभी, मतलब मैकेनिकल का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में, लेकिन जब आपकी सीनियरिटी लिस्ट बनाने की बात आएगी तब आपकी वो चीज़ कंसिडर होगी, तो वो चीज़ आपकी अपॉइंटमेंट के टाइम की रहती है। तो अपॉइंटमेंट आपका जो ऑर्डर आएगा, ज्वाइनिंग ऑर्डर आएगा, वो साथ में निकलने का है। इसका मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल से ये कोई लेना देना नहीं है कि मैकेनिकल का रिज़ल्ट पहले आ गया तो सीनियरिटी ख़राब हो जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग का टाइम सेम रखते हैं जिससे कि उनको प्रॉपर अरेंज किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये विजुअल है आपका टरबाइन का फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये पेडेस्टल है बेसिकली, मतलब ये अगर बोले तो HP टरबाइन का फ्रंट व्यू बोल सकते हैं। इसके पीछे IP टरबाइन रहेगा, फिर LP टरबाइन रहेगा। थोड़ा विजुअल्स मैंने ऐड कर दिए, थोड़ा सा आपको भी एक्साइटिंग लगे प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, ये व्यू है थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। ये इधर थोड़ा पंप हाउस है, ये हमारा एडमिन बिल्डिंग रहता है जहाँ के, ये कूलिंग टावर हो गया हमारा, ये एडमिन बिल्डिंग है, ठीक है। ये बॉयलर की हाइट थोड़ा बॉयलर के 55 मीटर के अराउंड किया गया है। सिमिलरली ये आपका कंप्रेसर हाउस है। ये आपका ट्रांसमिशन, जो भी 6.6 kV और 11 kV के ट्रांसफार्मर्स लगे हुए रहते हैं, तो यहाँ से जो भी बिजली बनती है आप, तो वो चीज़ वहाँ पे ग्रिड के थ्रू यहाँ से भेजी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा इधर से दिखाने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपके
ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं और ये ट्रांसमिट हो के आगे जो भी लाइन जाती हैं आपकी ग्रिड को कनेक्ट होते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर आपका L14 लेवल रहता है एगेन का असिस्टेंट इंजीनियर का। प्रोबेशन पीरियड जो आपका 2 ईयर्स का टाइम रहता है उसमें बेसिक आपका 39,300 पर मंथ रहता है। डिडक्शंस 12% CPF का रहता है। ठीक है, इन हैंड सैलरी आपको 12% CPF काटने के बाद में 34,584 होती है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है मेरे से बोलने में। प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपकी बेसिक हो जाएगी 56,100 पर मंथ। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके हर साल जुलाई में आपका 3% इंक्रीमेंट लगता है, तो जैसे नेक्स्ट आपकी बेसिक हो जाएगी 57,800। ठीक है, DA और अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। स्पेशल परफॉर्मेंस अलाउंस जो कि आपको प्रॉफिट होता है मतलब पूरे RVNL को अलग अलग प्लांट से, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको दिया जाता है, तो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया जाता है। तो लगभग मतलब अगर आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा रहता है तो लगभग आपकी 1 मंथ की सैलरी आपको SPA के रूप में मिलती है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने पूछा था ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए कि TADA का क्या सिस्टम रहता है। तो जैसे आपको चाहे आप प्रोबेशन में हो या आफ्टर प्रोबेशन, आपको जब भी अदर प्लांट्स में ट्रेनिंग के लिए जैसे 1 दिन की 2 दिन की या मतलब 3-4 दिन की आपकी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे आपको कोटा थर्मल पावर प्लांट भेजा गया, आपकी पोस्टिंग अगर सूरतगढ़ में है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बेसिक। ठीक है, तो आपको वो फॉर्म वगैरह रहता है वो फिल करके देना पड़ता है, तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। या आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जैसे आपको नया नया ज्वाइनिंग कराएंगे तो उसके बाद में जैसे हम लोग जब आए थे तो प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसके बाद में जो भी लोग, तो आप अभी रनिंग कंडीशन में रहेगा तो ऑब्वियसली कि ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है। कोई भी सीख के कोई भी चीज़ नहीं आता है, धीरे धीरे ही ग्रो करते हैं। तो उनके लिए जैसे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग भी रहती है, नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग रहती है। रेजिडेंशियल मतलब कि जहाँ भी आपको जाएंगे आपको रेजिडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको उसका मतलब जो भी खर्चा वगैरह रहेगा वो RVNL बियर करेगा। ठीक है, बाकी आपकी नॉन रेजिडेंशियल रहती है तो आपको TAT अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका होटल वगैरह में आप ठहरते हैं या कुछ भी ऐसा है तो मिलेगा। और जैसे अदर प्लांट्स में जाते हैं तो कई बार अगर रेजिडेंस आपको प्रोवाइड मतलब अगर वहाँ पे क्वार्टर्स में ठहराया जाता है तो कुछ चार्जेस रहते हैं अराउंड 20 या 40 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, तो वो आपका TAD आपका अच्छा बन जाता है उस टाइम। नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशंस। बेसिकली सीनियरिटी बेसिस पे ही रहते हैं। सीनियरिटी का बता ही दिया मैंने। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर ली जाती है, तो जब भी आपका तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर सबका कंबाइंड ही रहता है, कॉमन रहता है, उससे ही आपका सीनियरिटी क्राइटेरिया रहता है। और AN to XCN आपका नॉर्मली 10 to 15 ईयर्स, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया 2 दिन बाद में, उसमें ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है, लेकिन वो चीज़ आगे चल के आपकी शायद प्रमोशंस में काम आ जाती है, मुझे जहाँ तक लगता है। स्टार्टिंग में जैसे सीनियरिटी लिस्ट जो हम लोग की आती है उसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही वो किया जाता है, जो ऑर्डर की डेट रहती है वो। ठीक है, और सब्जेक्ट टू वैकेंट पोस्ट है। ये 10 से 15 साल मैंने थोड़ा रेंज बता दिया है, लगभग 10 से 12 साल भी मान सकते हो उसको। तो AN to XCN बनने में इतना टाइम लग जाता है। बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ AN इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो सेक्शन है E&M सेक्शन के लिए। बाकी C&I में 5 to 6 ईयर्स C&I के लिए। ठीक है, और 5 to 6 ईयर्स के अराउंड। ठीक है, या थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हो लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। फिर फायर एंड सेफ्टी में भी इतना ही है लगभग, और सिविल में आपके 3 to 4 ईयर्स में मान सकते हैं। ठीक है, वैकेंसीज़ पे भी डिपेंड करता है, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बात करें तो JN एंड AN के लिए आपको मेडिक्लेम कार्ड मिलता है, और जो आपकी मेडिकल जैसे अभी तो RGHS का सिस्टम हो गया है, तो भी जो भी RVNL से या राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे जो RVNL में रूल्स चलते हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट के ही चलते हैं। बेसिकली ये स्टेट PSU है, लेकिन निगम है जो भी, लेकिन आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू आपके पे में भी, और आपकी जो भी सर्विस रूल्स हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट के ही चलते हैं। तो जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स से मतलब कोलैबोरेशन है, प्राइवेट या आपका
गवर्नमेंट। तो उसमें आपको जो टेस्ट आपकी, कोई टेस्ट 800 में होता है तो वो आपके डिडक्शन के हिसाब से 200 में हो जाता है। तो आपको डिडक्शंस मिल जाते हैं उस चीज़ में, तो आपके कार्ड के बेसिस पे बेसिकली जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑपरेशन है कहीं, किसी हॉस्पिटल में अराउंड 80,000 या 1 लाख के अराउंड है, तो वो आपके 30 to 40,000 आपके मेडिक्लेम कार्ड आप मेंशन करते हैं, तो आपको इतने तक आपका ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये दिक्कत है, पुराने 2004 से पहले जो भी लोग हैं उनके आपका मेडिकल बिल्स भी वो होते हैं, मतलब अप्रूव होते हैं, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा ये चीज़ इसका मिसयूज़ होने की वजह से बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट बॉन्ड अमाउंट के बारे में बात देखते हैं। तो 5 lakhs है AEN पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। और आपको पता है कि बॉन्ड पीरियड आपका 3 साल का है। ये चीज़ मैंने उसमें ऐड नहीं करी थी, मतलब 2 साल का आपका प्रोबेशन रहेगा प्लस 1 ईयर आपका, तो जो आपको श्योरिटी और बॉन्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग देना पड़ेगा, उसमें आपका टोटल उसमें लिखा हुआ है 3 साल का बॉन्ड पीरियड रहेगा। ठीक है, उसमें जो भी आपका बॉन्ड अमाउंट है, अगर आप छोड़ के जाते हो तो इतना पे करना पड़ता है। तो बेसिकली जैसे कोई 1 लाख, जैसे मैं 39,300 आपकी सैलरी है ग्रॉस, बेसिक मतलब हम बोल सकते हैं। तो अगर आप 1 साल तक रहते हैं तो अराउंड 40,000 के हिसाब से मानो तो 480 हो गया। ठीक है, तो आपको 480 lakhs पेमेंट करना है, दोनों में जो भी मिनिमम है आपकी, जो बॉन्ड अमाउंट और उसमें। ठीक है, उन दोनों में जो मिनिमम है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप भी लीव करते हो ऑर्गेनाइजेशन को, और आप जैसे 2 साल तक आप रह लिए। ठीक है, और जैसे जो मैंने पिछला जो शेयर किया था बॉन्ड अमाउंट का, उसमें ऐसा था कि 1 साल के अंदर आपकी अगर ट्रेनिंग्स वगैरह रहती हैं तो मैक्सिमम 2 lakhs का कुछ रहता है, मतलब मैक्सिमम आपके 2 lakhs, या मतलब जो आपका ट्रेनिंग का अमाउंट है जो आरविनल ने बियर किया है, या मैक्सिमम 2 lakhs जो भी कम हो वो आपको लिया जाता है। वैसे ही अगर आप 2 साल में छोड़ते हैं तो अगर 40,000 के हिसाब से देखें तो कितना 960 हो गया, तो 960 आपने जब आपकी अर्निंग्स हो गई, लेकिन आपसे जो बॉन्ड अमाउंट आप जब लीव करके जाओगे तो आपसे मैक्सिमम 5 लाख ही लिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये चीज़, और उसके बाद में आपको 3 साल के बाद में अगर आपकी और कहीं जॉब लग जाती है तो बेसिकली पहले NOC वगैरह वो चीज़ तो आपको करनी ही पड़ती है थ्रू प्रॉपर चैनल। फिर उसके बाद में आपका जो नोटिस सर्विंग पीरियड है वो 3 महीने का रहता है। जैसे आपका 3 साल के बाद में आप नेक्स्ट डे, या जब भी आपकी कोई भी ज्वाइनिंग लेटर आया या आपका कोई फाइनल रिजल्ट आया, तब आप नोटिस दे सकते हैं कि हाँ मैं लीव करने वाला हूँ, तो आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। उसके बाद में आपका ये 5 लाख वाला बॉन्ड नल एंड वॉइड हो जाता है। अगर इसके बीच में भी आपका चीज़ फंसती है, मतलब आपको 1 महीना ही हुआ और मतलब आपकी ज्वाइनिंग आ गई और वहाँ से एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, वो 2 महीने का पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 महीने की सैलरी। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब वैसे सफिशिएंट पर्सनल टाइम मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशंस नहीं आती है प्लांट में तो थोड़ा सा ठीक रहता है। वैसा मतलब थोड़ा सा आउटर एरिया में रहता है मेन सिटी से, तो थोड़ा कुछ लोगों को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। बाकी लाइफ आपकी पीसफुल ही रहेगी, मतलब एनवायरनमेंट पीसफुल है, लेकिन काफ़ी लोग को वो सूट नहीं करता, या मतलब उनकी एम्बिशंस अलग होते हैं, तो वो चीज़ हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये आप जब ज्वाइन करेंगे और आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे वो चीज़ें, तो आपको बेटर पता लगेगा। ठीक है, लीव्स का मैंने बताया था कि आपको प्रोबेशन के दौरान 15 CL और 18 PL मिलती है। ठीक है, जो आप अवेल कर सकते हैं। बाकी जो आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसमें 20 CCL का प्रोविज़न भी होता है, कंपनसेटरी कैजुअल लीव्स। ठीक है, तो वो आप अर्न कर सकते हैं जब आप किसी संडे पे या गेजेटेड हॉलीडे पे काम करते हैं तो। और इस तरह से ये रहता है। फिर आपके जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तो CL तो उतनी 15 CL मिलती हैं, PL आपका 18 to 30 हो जाता है। ठीक है, जिसमें से आप आफ्टर 3 years ऑफ योर जॉब आप 15 PL एनकैश कर सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, आपको उसका पैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद में मैनेज स्टडी टाइम, जैसे कोई लोग, कुछ लोग RS वगैरह या
फर्दर अपनी स्टडीज़ करना चाहते हैं, या मतलब फैमिली मतलब आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन फैमिली कंडीशंस या कुछ इस वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना चाहते हैं या कोई तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है, मैनेजेबल है। थोड़ा सा आपको स्टडी टाइम और अपने जो भी आपका प्रोफेशनल है वो चीज़ को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी जाए तो एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट रिक्रूटमेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स में निकलते रहते हैं। जैसे अभी वाइस प्रिंसिपल का था ITI में 1 साल का एक्सपीरियंस, तो वो चीज़ काम में आ जाती है। वो आप JEN AEN कुछ भी हो आपको अदर डिपार्टमेंट्स में, या जैसे बॉयलर इंस्पेक्टर का RPSC जो एग्ज़ाम करवाती है उसमें भी आपका जैसे इस बार 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा था, तो इस हिसाब से जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जिनमें एक्सपीरियंस बेस्ड माना जाता है तो आपके वो चीज़ें हैं। और कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन का, तो प्राइवेटाइजेशन का आपके जो भी नए लोग रहेंगे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी पुराने लोग हैं उन पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है अगर आपकी जो भी एम्प्लॉई की संख्या घटानी है तो। ठीक है, तो ये वीडियो था। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी होंगी। मैंने पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं जितना मेरे से हो सकता था, फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोज़। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या आपकी कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी बताइए। मेरे को जिस हिसाब से भी टाइम मिलेगा मैं बनाता रहूँगा, काफ़ी वीडियोज़ के सजेशंस आते रहते हैं तो मैं उन चीज़ों को नोट करके रखता हूँ कि हाँ नेक्स्ट वीडियोज़ इस पे होने वाला है इस तरह से। तो आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे मुझे कैटेगराइज करने में चीज़ें आसानी रहेगी और आप लोगों को भी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल पाएंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियो को, आपको बार बार चैनल का नाम डाल के सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए। धन्यवाद।